हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स 2021 की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे साल 2021 में जनवरी से लेकर के जुलाई के बीच तक जितने भी सम्मेलन, समिट्स, महोत्सव हुए हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में इस वीडियो से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपकी जो शिक्षक भर्ती, प्राइमरी, जूनियर, जीआईसी, लेखपाल, यूपीपीएससी, आरओ, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सुपर्ब कलेक्शन है क्वेश्चंस का ये। और इन क्वेश्चंस के साथ मैंने जैसे आपसे वादा किया था और हम कर ही रहे हैं इस चीज़ को कि इनकी स्टैटिक जीके यानी इनका हिस्ट्री, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके इतिहास में कुछ प्रश्न ये स्टैटिक जीके बनती है, तो हम उनको साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो पर अपना जो सपोर्ट है ऐसे ही करते रहिए, यानी लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और पिछले वीडियो में आपने जैसे कहा कि इस सीरीज़ को हम ऐसे ही चलाएंगे, तो बाकी विषय और ये सारे ऐसे ही चलेंगे। अभी जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। आज का पहला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आज का पहला सवाल देखेंगे हम। तो 7 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य ऑर्गन थे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा एक ऑर्गन है, एक अंग है इसका, और इसके प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते हैं। तो 2021 में जो इसका अधिवेशन होगा सितंबर के महीने में, वो 76वां अधिवेशन है और प्रत्येक वर्ष उसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो साल 2021 के लिए कौन चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, जो कि सितंबर 2021 में 76वां संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अधिवेशन होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब चल लेते हैं इनसे जुड़े संबंधित फैक्ट की तरफ, तथ्यों की तरफ। इनकी पीडीएफ्स के लिए आप बोल रहे हैं कि पीडीएफ इनकी अवेलेबल करा देंगे और टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं हैं टारगेट सरकारी नौकरी के, वो टेलीग्राम में सर्च करके इस नाम से उसमें जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 जून 2021 को मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और यही अध्यक्षता करेंगे। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना पर प्रश्न पूछा जाता है आपसे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 5 देशों के हस्ताक्षर से 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई इंडिया इसका सदस्य नहीं था। याद रखिएगा 6 दिन बाद, 24 अक्टूबर से 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने ज्वाइन किया था किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ को। वर्तमान में इसकी सदस्य जो देश हैं वो 193 देश हैं। इसके महासचिव की बात करें तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, सेक्रेटरी जनरल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। देखिए हम बोल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र, ये दोनों ही ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क यानी यूएसए अमेरिका में है। एक प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं यानी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, ये भी पूछा हुआ है। कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, ये भी पूछा हुआ है। 6 भाषाएं हैं इसकी आधिकारिक भाषाएं, जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रांसीसी और यहाँ पर रूसी लैंग्वेज, यानी चाइनीज़ लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, अरेबिक है, स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं। शुरुआत में ये 4 भाषाएं थी जो रेड कलर से आपको दर्शाई गई हैं। अरबी भाषा और स्पेनिश लैंग्वेज को साल 1973 में आधिकारिक भाषाओं में जोड़ा गया था। पहले 4 हुआ करती थी, अब वर्तमान में 6 हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 आधिकारिक भाषाएं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और याद रखिएगा इसके प्रमुख अंग जो थे वो 6 ही थे। इसके 6 प्रमुख अंग थे क्यों लिखा है हमने, कौन कौन से थे इसको भी डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सुरक्षा परिषद, इसको बोलते हैं, कंप्लीट नेम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, सुरक्षा परिषद का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल इसका इंग्लिश में नाम है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय होता है ये। जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और पूरे देशों का, सभी देशों का सबसे बड़ा न्यायालय होता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में, हेग में। इस सवाल अलग से कई बार पूछा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, ये भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर इसको कहेंगे, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, हेग में, नीदरलैंड में। और इसके जो मुख्यालय को कहा जाता है वो, उसको हम बोलते हैं पीस पैलेस, शांति महल। शांति महल या पीस पैलेस इसको बोला जाता है। ये 6 ऑर्गन थे। इसमें जो ये वाला ऑर्गन आपको नज़र आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ऑर्गन अब नहीं रहा। इस ऑर्गन को ख़त्म कर दिया गया था 1994 में। ये रहा। तो यहाँ पर आपको, आप सोच रहे होंगे फैक्ट छूट गया, अब आपको ही समझ में आ जाएगा। इसको जो है 1 नवंबर 1994 को इसका संचालन बंद कर दिया। तो अब वर्तमान में कितने ऑर्गन हैं, वर्तमान में कितने ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के, कितने अंग हुए, अब 5 अंग हैं। शुरुआत में 6 थे, वर्तमान में कितने हैं, 94 के बाद में 5 अंग हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सवाल किस तरह का पूछा जाएगा, जब इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ था, जब स्थापना हुई थी, उस वक्त 6 मुख्य ऑर्गन हुआ करते थे 1945 में। 1994 के बाद वर्तमान में अगर देखो तो 5 ही ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन खत्म किया गया था, ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्याय परिषद को। ये सवाल भी अलग से कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 11 जून 2021 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के, अगला सवाल देखें, 11 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र के दौरान अस्थायी सदस्य देशों को चुना गया। 5 अस्थायी सदस्य देश चुने गए, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। अब इसमें अस्थायी यानी टेम्पररी जो मेंबर है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी जो यूनाइटेड नेशन महासभा है, उसने जो 5 सदस्य चुने हैं, वो सदस्यों का चुनाव करती है सुरक्षा परिषद के लिए। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, इसका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है पूरे वर्ल्ड में मेंटेन करना, इसकी जिम्मेदारी है। और इसके कुल मिलाकर के कुल सदस्य देश जो होते हैं वो होते हैं 15 देश इसके सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 में से जो 5 हैं, इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं। ये फिक्स हैं। कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इन 5 को याद रख लीजिए। ये परमानेंट 5 हैं। परमानेंट 5 इनको बोला जाता है, या इन्हीं को बोला जाता है P5 कंट्री। ठीक है, P5 कंट्री कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। और ये किसके मेंबर होते हैं, ये होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। जब 5 हो गए स्थायी, तो 10 इसमें से जो बचे हैं वो होंगे हमारे गैर स्थायी यानी टेम्पररी मेंबर। तो 10 जो गैर स्थायी सदस्य हैं, ये तो इसके परमानेंट हो गए, है ना। तो जो गैर स्थायी सदस्य या 10 अस्थायी सदस्य महासभा के द्वारा ये चुने जाते हैं, ये तो फिक्स हैं। लेकिन ये जो 10 हैं, इसको चुनती है कौन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 2 साल के लिए इनका टेन्योर फिक्स किया जाता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर 11 जून 2021, यहाँ 2021 नहीं 2020 करिएगा, ठीक है, पीछे भी 2020 में हुआ है ये चुनाव। 11 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वें सत्र में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना 1, 2, 3, 4 और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों के रूप में चुना गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया करंट आपके लिए, पहला सवाल भी इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा 5 ये हो गए, अब 5 और बचते हैं। इसके अलावा जो 5 अस्थायी सदस्यों में भारत भी शामिल है, याद रखिएगा, भारत भी शामिल है। और इनका जो टेन्योर पूरा हो रहा है वो दिसंबर 2023 में कंप्लीट होगा। 1 जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2023 में इनका जो टेन्योर है, कार्यकाल है अस्थायी सदस्यों का, ये कंप्लीट होगा।
क्योंकि 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं ये। 10 के 10 याद रखने हैं। भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। अब इन पांचों में से ऑप्शन में देखो कौन सा अवेलेबल नहीं है, यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा नहीं है उसको चेक करते हैं। देखो, अल्बानिया, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात है, अर्जेंटीना नहीं है। तो ये क्या है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आंसर होगा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन तो आपको अभी ये 2 ही हुए हैं, लेकिन इनके जो फैक्ट अगर आप देख रहे होंगे वो एक एक लाइन, एक एक प्रश्न है यूनाइटेड नेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ 10 से ज़्यादा हम कर चुके हैं। मुझे पता है, मुझे अच्छा लगता है, आप बहुत धैर्य से इन लेक्चर्स को देखते हैं, समझते हैं, और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बनाए जाते हैं ताकि आपको ज़रा सा भी स्ट्रेस ना हो इनको पढ़ते वक्त, तुरंत आपके दिमाग में फीड हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 17 मार्च 2021 को इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसको ISA के नाम से जाना जाता है, इसके संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा ISA को बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसको भी मार्क कर लीजिए। देखिए, बहुत ही सीक्वेंस में क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया है यहाँ पर, और एक प्रश्न अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं आपके, उनको इस वीडियो में नहीं रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने यहाँ पर रखे हैं अभी आपके लिए। ये सवाल पिछले बार पूछा गया था, पिछले साल, कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहले इसकी हेडक्वार्टर की ही बात कर ले रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव। गुड़गांव का जो नाम परिवर्तित नाम है वो है गुरुग्राम। ये कहाँ पर आते हैं? ये NCR का हिस्सा है, लेकिन ये हरियाणा राज्य में है। ठीक है, हरियाणा स्टेट में। तो इसका हेडक्वार्टर ISA का कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। अब देखिए, ये भारत और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। तो ये हुआ था साल 2015 में। साल 2015 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब इससे संबंधित जो फैक्ट हैं आपके लिए, एक तो अभी इटली ने जो है क्या किया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, इसके तहत जो फ्रेमवर्क है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अगर पूछे तो इटली देश है वो। फ्रेमवर्क समझौते पर भारत में इटली के राजदूत कौन है? विंसेंजो डी लूका, इन्होंने हस्ताक्षर किए। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति उस वक्त के कौन थे? फ्रैंकोइस हॉलैंडे, इन्होंने 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस 21, के दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। ये नोट्स, ये प्रेजेंटेशंस, ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे पिछले वीडियो में आपने ये बताया था, काफ़ी पसंद किया है आपने उसको, और आपने बता दिया, इसको हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन आप देख लीजिएगा, उसको मैंने हटा दिया है, लेकिन उन वीडियोस को हम फिर से अब शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स वगैरह को। तो क्लासेस आप देखना शुरू कर दीजिए। बहुत बेसिक फंडामेंटल्स के साथ में उन लेक्चर्स को शुरू किया गया है। मैथ्स नहीं आती है, आपको दिक्कत होती है, सारा कुछ इसमें मैं सॉल्व कराऊंगा A to Z। बेसिक से बिल्कुल शॉर्टकट्स भी साथ में ही चलेंगे हमारे। ठीक है, बेसिक आपको समझाने के लिए होगा, और उन पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप उनके शॉर्टकट्स पे करेंगे। ठीक है, ट्रिक्स पर करेंगे। तो मैथ्स का एक कंप्लीट कोर्स रहेगा, फ्री कोर्स अवेलेबल रहेगा यूट्यूब के ऊपर वो आपके लिए, और वो हमारा स्पेशल कोर्स होगा, यानी कई सारे एग्जाम्स के टॉपिक्स को हमने उसमें शामिल किया है। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर, आपके उस पर भी रिस्पांस अच्छा दीजिएगा आप अपना। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, 9 जनवरी 2021 को 16वें भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली हुआ था नई दिल्ली में। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है वर्चुअली। इसका थीम आपको बताना है। भाई, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 9 जनवरी। इसको आप जानते हैं 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछ लेता है स्टार्टिंग में। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और यहाँ आकर उन्होंने भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसका नेतृत्व किया था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। उसी के उपलक्ष्य में ये चीज़ें प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में शुरू की गई। प्रवासी भारतीय दिवस को आप PBD के नाम से भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है। ज़्यादातर सम्मेलन इस बार के वर्चुअली ही हुए हैं, कोविड के कारण, आप जानते हैं। तो इसमें जो एक
2021 में एक टर्म चला था आत्मनिर्भर भारत, है ना। देखो ऑप्शन में तो कई सारे ऑप्शन में ये चीज़ मिल जाएगी आपको, दो ऑप्शन में है आत्मनिर्भर भारत। अब इसमें जो इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसका थीम रहा, तो इसको आंसर करेंगे हम। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब यहाँ मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट को पूछ सकता है, तो यहाँ पर जो आए थे सूरी नाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चलो कुछ अदर फैक्ट्स को भी जान लो। देखो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक। इसका वेन्यू पूछ लेगा आपसे। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका थीम है, ठीक है, थीम को याद रखेंगे। और इसको अगर इसके बैकग्राउंड पे जाएं, कब से इसको बनाया गया था, कब से स्टार्ट किया गया था, ये प्रश्न भी अच्छा है। तो उस समय थे डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी, इनके अध्यक्षता में साल 2000 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 9 जनवरी को 9 जनवरी को आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इस तिथि को ही बाद में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार जो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो साल 2003 में। ये सवाल भी आपसे पूछा हुआ है परीक्षाओं में, ठीक है। और 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में कहाँ पर हुए थे, वाराणसी में। इसका थीम था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, वर्तमान के ज़्यादा याद रखेंगे, इनका बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। आपको करंट अफेयर्स मेरे से पढ़ते रहिए आप। मैं आपको बता दूं, देखो करंट अफेयर्स को आपको ये एक वीडियो दिखता तो है, लेकिन इसके पीछे जो है वो काफ़ी वक्त दिया होता है बहुत अच्छे से इसको बनाने में। मतलब एक एक फैक्ट को, एक एक जो स्टैटिक है इसके साथ में जीके जुड़ी हुई है वर्तमान की भी, उसको बहुत वक्त लगता है। तो आप अपने से ट्राई ये मत करिएगा कि मतलब अलग अलग से छांट के पढ़े, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। ये सारा समय आप हमें दे दीजिए, ठीक है। बस आप इतना करिए, ये जो आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इस प्रैक्टिस को हमारे साथ साथ करिए आप। सुन करके, आपको देख करके जब चीज़ें पढ़ोगे मेरे साथ में तो ज़्यादा याद रहती हैं आपको। कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, सुन करके, देख करके या बोल करके, तो ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। हालांकि आप कहीं भी ज़्यादा चैनल्स पर भी अगर ढूंढने की कोशिश करोगे यूट्यूब पर भी, तो इतना ज़्यादा मुश्किल से ही करा पाते हैं कोई, ठीक है। कराते हैं क्वेश्चन आंसर या 1 से 2 फैक्ट ले लेंगे, कोई इतना ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है किसी को। मतलब उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं बनाने में, है ना। तो ये हमें पता है कि भाई आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जुड़ी हुई है, जो जीके होती है और जो करंट होती है हमारी, वो ऐसे ही पढ़ी जाती है। यही होता है इसका व्यवस्थित ढंग पढ़ने का। अगला सवाल देखें, 29 नवंबर से दिसंबर 2020 के मध्य किस देश की मेजबानी में 6वां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका थीम भी आपसे पूछ सकता है। तो 6वां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2020 हुआ था रशिया में। इसका आंसर होगा रशिया, ऑप्शन रशिया इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। और इसका थीम 2020 का इसका थीम था ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल, ये इसका थीम था, याद रखिएगा। तो रशिया में जो है इसको आयोजित किया गया था। साथ ही इसका जो थीम आपको याद रखना है, ठीक। और केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू, इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। जो 7वां युवा शिखर सम्मेलन जो होगा, इसमें भारत की ओर से बढ़ौत की रहने वाली जो ऋषिका तोमर हैं, ये क्या करेंगी, अब इसका प्रतिनिधित्व करेंगी। ये आज ही का न्यूज़ है, यहाँ पर ही ऐड कर लीजिए आप। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रशिया ने किया था, और इसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन या इनोवेटिव ग्रोथ। और जो 13वां ब्रिक्स समिट होगा 2021 में, वो कहाँ पर आयोजित होना है, उसका आयोजन किसको करना है, 13th का, ये इंडिया यानी हमारे देश को ही इसका आयोजन करना है। ब्रिक्स का जो 13th समिट है इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 अगस्त 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की 18वीं बैठक हुई वर्चुअल माध्यम से। इस वर्चुअल माध्यम में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। वैसे अगर होस्टिंग कंट्री पूछेगा इसमें, इस संस्कृति मंत्रियों की 18वीं बैठक संघाई कॉरपोरेशन में जो की गई है वो ताजिकिस्तान ने की है, याद रखिए ताजिकिस्तान ने की है। हमारे जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है इस बैठक में। नेक्स्ट देखें, 11 दिसंबर 2020 को
अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अब इस महोत्सव के दौरान 2020 के भारतीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 2020 में हुआ है, दिसंबर के महीने में। ये करंट भी आपके लिए बन सकते हैं। तो इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। किसके उपलक्ष्य में कराया जाता है इसको? तो तमिलनाडु के वनवील सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा जो कराया जाता है इसको। और एक तरीके से जो तमिल भाषा के कवि रहे थे, लेखक महाकवि जिनको हम जानते हैं सुब्रमण्यम भारती के नाम से, इनकी 138वीं जयंती थी इस दिन 2020 में। और प्रधानमंत्री के द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव को संबोधित भी किया गया था। और इस महोत्सव के दौरान ही जो सीनी विश्वनाथन है, इनको 2020 का, याद रखिएगा, सीनी विश्वनाथन को 2020 का भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन। चलिए, ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। और इनको, जो सुब्रमण्यम भारती हैं, इनको महाकवि भरतियार के नाम से भी जानते हैं, ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन। 14 दिसंबर 2020 को चाबहार पोर्ट के संयुक्त इस्तेमाल के लिए प्रथम त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल हैं? बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चाबहार बंदरगाह जो है, ये 3 देशों का एक तरीके से जॉइंट वेंचर है, एक संयुक्त प्रयास इसको हम कहेंगे। चाबहार पोर्ट किसके लिए, कौन से देशों के लिए? जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे अफ़गानिस्तान। तो इसमें जो इंडिया है, ईरान है और अफ़गानिस्तान है। इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इसका ऑप्शन ए। ये तीनों देश इसमें शामिल हैं। और ये कहाँ पर है, इसका मेन लोकेशन अगर आप देखें तो इसको याद रखिएगा, ये ईरान में है। ठीक है, ईरान में है। तो इसके अन्य तथ्य आप याद रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। देखिए, एक चीज़ समझिएगा इसको। मई 2016 की बात है। इसमें भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि ईरान में स्थित जो चाबहार बंदरगाह है, इसको एक तरीके से परिवहन के लिए, वहाँ पर समुद्र में परिवहन के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाएगा, यानी व्यापार के विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा था। ठीक, ये तो समझ में आ गया आपको। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में जो है, इसका जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो इसको याद रखिएगा, फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप, यानी प्रथम त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई है, उसमें जो देश शामिल हैं उसमें इंडिया है, इंडिया है, ईरान है और उज्बेकिस्तान है। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको सही आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो किस देश की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भी। 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य आठवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? अच्छा प्रश्न है, इसका थीम पर भी प्रश्न बन सकता है। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, 8th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। गुवाहाटी मतलब कहाँ पर? असम में। ठीक है, असम, गुवाहाटी में। इसका जो थीम था वो था ग्रोथ। इस फेस्टिवल का फोकस था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। तो ये याद रख सकते हैं आप, ये दोनों पॉइंट्स इसके याद रख सकते हैं आप। अगला देखें, जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जिसका नाम है एडुकॉन 2020 का आयोजन हुआ। इसका मुख्य थीम बताना है, क्या था? इसका थीम आप रखेंगे डी ऑप्शन, इसका सही रहेगा। वैश्विक शांति को साकार करने को, युवाओं में बदलाव के लिए जो शिक्षा की कल्पना है उसको डेवलप करना है, इसका थीम है। और इसका आंसर डी होगा। तो देखिए, एडुकॉन का जो मुख्य विषय था ये आपका इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रियलाइज ग्लोबल पीस। तो इस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। याद रखना है आपको। अगला एक अवार्ड है, एक सम्मान है ये, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको दिया? प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको अवार्ड्स में भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंडित सतीश व्यास जी को। अगला देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट।
12 से 16 जनवरी के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो इसका आंसर करेंगे युवा उत्साह नए भारत का, ये इसका थीम था। युवा उत्साह नए भारत का, ये इसका थीम था। चलिए, तो इसका थीम रहा। और इसका 23वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया था और 24वें का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव जिसका नाम है सक्षम, इससे सा लिया है, इससे क्षत्रिय वाला छा लिया है और ये माँ लिया है। सक्षम 2021 है। इसके बारे में आपको बताना है कि ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है इसका, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल नहीं है, ये है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल। पहला तो गलत हो गया। महीने भर चलने वाला ये अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन पीसीआरए के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करना है, ये बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरे स्टेटमेंट इसके सही आंसर है। अगला देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखें। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी के जो भारतीय जलवायु वक्तव्य 2020 के अकॉर्डिंग 1901 के बाद से वर्ष 2020 में कौन सा सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा? अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षाओं में। तो इसमें जो 2020 था, इसके अनुसार भारतीय जलवायु वक्तव्य के अकॉर्डिंग ये 8वां सबसे गर्म वर्ष था। इम्पॉर्टेंट है अगला प्रश्न भी। 3 से 4 फरवरी 2021 के मध्य ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन, ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में, ऑप्शन बी बेंगलुरु। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 दिवसीय सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई है और इसका उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और बेंगलुरु में ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न भी अच्छा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर जिला है, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर में, यूपी के करंट है ये। इसके अदर फैक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर है इसमें 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया और इस चावल महोत्सव का आयोजन एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किया गया है। और जो काला नमक चावल है इसको सांकेतिक जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। ये चावल जो है इन जिलों में इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी विषय वस्तु बतानी है आपको। जो इसका थीम है वो उच्च शिक्षा @2030 देखिए RISE, ये रिजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्राइज इसका थीम था ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 20 मई 2021 को राष्ट्रमंडल देशों ने स्वास्थ्य मंत्रियों का 33वां सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन, इसकी सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका थीम भी आप याद रख सकते हैं, 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। इसका थीम था टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना। अगला सवाल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सवाल है अगला, 2021 में 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसमें 3 फैक्ट आप याद रख सकते हैं। देखिए, इसका मुख्य विषय क्या है? एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड। तो इसका जो इसकी अध्यक्षता की गई थी वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप। देखिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया 2021 का वर्चुअली। इस मेले का मुख्य विषय थीम क्या था?
इसको आप याद रख पाएंगे क्योंकि याद रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका थीम था। जो वर्ल्ड बुक फेयर लगता है दिल्ली के प्रगति मैदान में, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बहुत सारे अलग अलग देशों के, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, इवन हमारे देश के भी, वो सब वहाँ मिल जाएंगे आपको, कभी आप गए हों तो इसका आयोजन करवाता है कौन? नेशनल बुक ट्रस्ट। ये भी बहुत अच्छी किताबों का प्रकाशन करता है और इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2021 के मध्य वैश्विक योग सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका आयोजन किया गया था मोक्षायतन के द्वारा किया गया था। तो जो ये कार्यक्रम जो है मोक्षायतन योग संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया, आयुष मंत्रालय के अंडर में, ठीक है। और 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे इसको किया गया था। बाकी फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2000 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? तो इसको आयोजित किया था ब्रुनेई ने। नेक्स्ट देखेंगे, 22 से 23 जून के मध्य ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन वर्चुअली किसके द्वारा किया गया था? इसको किया गया था एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला देखिए, 2021 में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। तो इसको इटली ने किया है, इसको होस्ट। तो यहाँ से अध्यक्षता की थी इटली ने, और भारत की तरफ से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं संजय धोत्रे ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। अगला भी इम्पोर्टेंट सवाल है, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से समापन किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और इसका जो मुख्य विषय है ये काफ़ी बड़ा है, भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक प्रभाव का निर्माण, ये इसका थीम था। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसको मार्क कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा कोविन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली कब किया गया था? तो ये 5 जुलाई 2021 को किया गया था, 5 जुलाई 2021। चलिए नेक्स्ट देखें, अगस्त 2021 में राजभाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक हुई। किसकी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था? इसमें देखिए नई दिल्ली में ये हुई थी बैठक, और इस बैठक में घोषणा की गई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है आज का, समझे। इसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जो मेडिकल कॉलेज, आप जानते हैं जो इंजीनियरिंग और जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, इनमें जो पढ़ाई होती है आपकी, इन कोर्स की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। तो इस शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को हिंदी में अनुवाद करने पर काम चल रहा है, और जिससे छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर आप कर सकते हैं अब। तो जो गृह मंत्री अमित शाह, इनकी अध्यक्षता में किया गया ये। तो यहाँ तक थे आज के हमारे जो समिट्स थे, ठीक है। कुछ कन्वेंशनल समिट्स बचते हैं, उनको हम वन लाइनर में आप कह सकते हैं, उनको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ से आपको समिट्स पर क्वेश्चन, सम्मेलन का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।